हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर कौशल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट TCL PG कॉलेज जांजगीर। इस वीडियो में हम BSc पार्ट 3 पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट का पार्ट बी का अध्ययन करेंगे। इस पार्ट में थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स यानी धातु संकुलों का ऊष्मागतिकी तथा बल गतिकी का अध्ययन किया जाएगा। कॉम्प्लेक्स के निर्माण के अध्ययन के लिए कॉम्प्लेक्स के स्थायित्व का अध्ययन किया जाना आवश्यक होता है। किसी कॉम्प्लेक्स के लिए इसके स्थायित्व को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी यानी कि ऊष्मागतिकी स्थायित्व। इसके अंतर्गत कॉम्प्लेक्स के बॉन्ड एनर्जी यानी बंध ऊर्जा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट या स्थायित्व स्थिरांक और रेडॉक्स पोटेंशियल यानी कि रेडॉक्स विभव का अध्ययन करते हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इज मेजर ऑफ एक्सटेंट बाय विच एनी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर स्पीसीज। बिर्ज नाम के साइंटिस्ट ने कॉम्प्लेक्सों को थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के आधार पे स्टेबल और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स में क्लासीफाई किया। स्टेबल कॉम्प्लेक्स अर्थात स्थायी संकुल और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स मतलब अस्थायी संकुल। स्टेबल कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसे सूटेबल कंडीशन पर रखे रहने पर ये अपने कंपोनेंट में अपघटित नहीं होते। और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिन्हें लंबे समय तक रखे रहने पर ये अपने कंपोनेंट में अपघटित हो जाते हैं। स्टेबल कॉम्प्लेक्स को पेनिट्रेशन कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स को नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दूसरे प्रकार की स्टेबिलिटी होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी या बल गतिकी स्थायित्व। बल गतिकी स्थायित्व के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स के रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि और दर मतलब मैकेनिज्म एंड रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के दौरान इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का बनना आदि का अध्ययन किया जाता है। काइनेटिक सेंस में कॉम्प्लेक्स को इनर्ट कॉम्प्लेक्स या लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इनर्ट कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिनमें रासायनिक प्रतिस्थापन की अभिक्रिया या तो अत्यंत धीमी गति से होती है या नहीं होती। और लेबाइल कॉम्प्लेक्स यानी परिवर्तनशील कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से हो सकती है। किसी कॉम्प्लेक्स के लिए ये आवश्यक नहीं है कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी सेम हो, क्योंकि इन दोनों प्रकार के स्टेबिलिटी में आपस में कोई सीधा सीधा संबंध नहीं होता है। हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं। यहाँ निकिल, मैग्नीज और क्रोमियम के साइनाइड कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल में लिए गए हैं। NiCN4 2-, दूसरा है MnCN6 3-, तीसरा है CrCN6 3-। ये तीनों कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली काफ़ी स्टेबल होते हैं क्योंकि इनके स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान हाई होता है। यदि इन कॉम्प्लेक्स में
रेडियो लेवल साइनाइड आयन के साथ इन्हें विलयन में रख करके इन्हें प्रतिस्थापन अपक्रिया का अध्ययन किया जाए तो ये देखा जाता है कि पहले कॉम्प्लेक्स के लिए इस कॉम्प्लेक्स का हाफ लाइफ पीरियड यानी अर्ध आयुकाल 30 सेकंड का मिलता है। दूसरे कॉम्प्लेक्स में ये हाफ लाइफ पीरियड 1 घंटे का मिलता है और तीसरे कॉम्प्लेक्स में 24 दिन का मिलता है। तो इससे स्पष्ट है कि पहला कॉम्प्लेक्स काफ़ी अधिक लेबाइल है, दूसरा इससे कम लेबाइल है और तीसरा जो है वो इनर्ट है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये आवश्यक नहीं है कि सभी ऊष्मागतिकी स्टेबल कॉम्प्लेक्स इनर्ट ही हो या इसका उल्टा सारे अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स हमेशा लेबाइल ही हो। आइए आगे देखते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स। मेटल कॉम्प्लेक्स का निर्माण सामान्यतः जलीय विलयन में होता है। विलयन में धातु आयन और लिगैंडों को मध्य संकुल बनने की अभिक्रिया बी जेरम नाम के साइंटिस्ट के अनुसार विलयन में संकुल का निर्माण चरणबद्ध या स्टेप वाइज ढंग से MLN कॉम्प्लेक्स ये N स्टेप में बनता है। यहाँ पर M मेटल केटायन है, L कोई मोनोडेंटेड लिगेंड है और N कॉम्प्लेक्स के लिए मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर यह है। इसका निर्माण इस प्रकार से होता है स्टेप वाइज। पहले स्टेप में मेटल केटायन एक लिगेंड से जुड़ करके Ml कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। इस अभिक्रिया के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 होता है। K1 इक्वल टू ML अपान M इंटू L। दूसरे स्टेप में पहले स्टेप में बना हुआ Ml, इसमें एक L का एडिशन होता है और Ml2 बनता है। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया स्थिरांक K2 होता है। K2 बराबर Ml2 अपान Ml टू L। इसी प्रकार से nth स्टेप के लिए MLN-1 प्लस L इक्वल टू MLN। इस रिएक्शन के लिए Kn साम्य स्थिरांक होता है। Kn इक्वल टू MLN पान MLN-1 इंटू L होता है। इन सारे स्टेप्स में साम्य स्थिरांक K1, K2 से लेकर Kn तक ये सभी स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट या क्रमबद्ध निर्माण स्थिरांक कहलाते हैं। कभी कभी इस निर्माण स्थिरांक की जगह इनस्टेबिलिटी या डिसोसिएशन कांस्टेंट भी प्रयुक्त होता है। ये इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट जिसके Ki या डिसोसिएशन कांस्टेंट K डिसोसिएशन से व्यक्त करते हैं, ये फॉर्मेशन कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता है। सेकंड है ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट या समग्र निर्माण स्थिरांक। इसे इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन M प्लस L इक्विलिब्रियम टू ML फर्स्ट स्टेप में। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बीटा वन इज इक्वल टू ML अपान M इंटू L। सेकंड स्टेप M प्लस 2L बीटा 2, इसके लिए
बीटा 2 बराबर ml2 अपान m इंटू l पावर 2। तीसरे स्टेप के लिए m प्लस 3l इजक्वल टू ml3, इसके लिए बीटा 3 होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बीटा 3 इजक्वल टू ml3 अपान m इंटू l का पावर 3। इसी प्रकार से लास्ट स्टेज के लिए m प्लस nl इजक्वल टू mln, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बीटा n इजक्वल टू mln अपान m इंटू l पावर n। इन इक्वेशंस में बीटा 1, बीटा 2 और बीटा n तक ये सभी कांस्टेंट ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट निर्माण स्थिरांक कहलाते हैं। इस स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट के विभिन्न मान k1, k2 से k1 तक, ये मान आगे बढ़ने पर k1 से kn तक मान ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। किसी कॉम्प्लेक्स के लिए स्थायित्व स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा वह कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्थायी होता है। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड k1, k2 एंड kn, क्रमबद्ध स्थायित्व स्थिरांक यानी स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट k और समग्र स्थायित्व स्थिरांक ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इस संबंध को बीटा 3 के समीकरण से समझा सकते हैं। बीटा 3 इक्वल टू होता है ml3 पान m पान l पावर 3। इस समीकरण में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ml और ml2 से गुणा करने पर, इसे रीअरेंज करने पर ये इक्वल k1, ये इक्वल है k2, ये इक्वल है k3। इसे लिख सकते हैं 1 अप टू mln। बराबर k1, k2, k3 up to kn are beta n equal to kn। ये इक्वेशन बीटा n और kn में संबंध दर्शाता है। इस संबंध से स्पष्ट है कि समग्र स्थायित्व का मान यानी बीटा n का मान क्रमबद्ध स्थायित्व स्थिरांक k1, k2, k3 के मान के गुणनफल के बराबर होता है।